हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, अब तक हमने कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने कैटलिस्ट के मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर में हम इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैटलिस्ट का सेकेंड लास्ट पॉइंट है जियोलाइट। जियोलाइट इज अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो बच्चों याद रखना, ये जो जियोलाइट है एक सॉलिड कैटलिस्ट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज अ सॉलिड कैटलिस्ट। ये एक सॉलिड कैटलिस्ट हुआ। तो बच्चों ये हेट्रोजीनियस है या होमोजेनियस, मैंने अभी बताया आपको कि जियोलाइट इज अ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, क्योंकि यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और जितने भी मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो बच्चों इस कैटलिस्ट को एक और नाम दिया जाता है जो कि इसे कहा जाता है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो बच्चों शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है, देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं, चलो अब हम घर में तो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करते, तो घर में मम्मी चाय बनाती है। जब चाय बनाती है तो चाय बनाने के बाद उसे छान लेती है। जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बाकी का लिक्विड चाय नीचे आ जाती है। तो वैसे ही ये जो जियोलाइट होता है ये एक छन्नी की तरह होता है बच्चों। इस तरीके के उसमें पोर्स होंगे, इसे हम बोलते हैं पोर। स्मॉल पोर्स आर देयर, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे और इस पोर का साइज ऐसे पर्टिकुलर हम डिसाइड करते हैं जिससे कि उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक बड़ा है, इससे बड़ा है और एक छोटा है। तो बच्चों इसमें से कौन सा रिएक्टेंट अंदर जा सकता है, तो जो छोटा रहेगा वो इसके अंदर जाएगा, वो इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा और फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन जो बड़ा होगा वो उसके अंदर नहीं जा सकता, वो रिएक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए इस जियोलाइट को हम शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि शेप के हिसाब से, अब मैंने तो यहां पर स्क्वायर बनाया बच्चों, देयर आर नंबर ऑफ जियोलाइट्स। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के जियोलाइट होते हैं जिस पे बहुत सारा रिसर्च किया जाता है और पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर जियोलाइट डिसाइड किया जाता है। रिएक्टेंट के साइज के हिसाब से जियोलाइट भी डिसाइड होता है और फिर जो साइज का हमें रिएक्शन करनी है, जो साइज के रिएक्टेंट होते हैं उसके हिसाब से हम जियोलाइट चूज करते हैं एंड वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट कि इट इज अ सॉलिड कैटलिस्ट, इट इज अ हेट्रोजेनियस कैटलिसिस नॉट होमोजेनियस। दूसरा पोर साइज क्या होता है बच्चों इसका, 260 to 740 पिकोमीटर। याद रखेंगे 260 to 740 पिकोमीटर। अगेन इसमें साइज ऑफ रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन होती है। देखो अगर बड़ा साइज होगा तो पोर के अंदर नहीं जाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर पोर से छोटा हो तो ही अंदर जा सकता है, तो ही एब्जॉर्ब हो पाएगा और रिएक्शन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक तो बड़ा सिंपल था। इसके बाद देखो जियोलाइट इज अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, किस तरीके से वहां पर ट्रायंगल शेप, इस तरीके से, जस्ट इसको मैं अगर बड़ा कर देता हूं तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया है। जियोलाइट का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में होता है बच्चों। याद रखना, जियोलाइट का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में होता है और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा मधुमक्खी का छत्ता होगा वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो इसका नाम, पहले तो मैं जियोलाइट के एक्चुअली बहुत सारे टाइप होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जियोलाइट नहीं होता। इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उसमें सोडियम कितना है, उसमें एल्यूमिनियम कितना है, उसमें सिलिका कितना है, प्लस उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जनरल टर्म्स में हम जियोलाइट को बहुत बार सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट कैटलिस्ट भी कहते हैं। कभी कभी उसे वाटर सॉफ्टनर कहा जाता है, जैसे कि कोई कम जगह पर पानी हार्ड वाटर होता है जहां पर मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, तो वहां पर हम इसे यूज करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनर। या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बच्चों आपने पढ़ा होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वाटर प्यूरिफिकेशन का, तो वहां पर कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज होता है। तो इस जियोलाइट में देखो सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम कैटायन है या एनायन है बच्चों? सोडियम कैटायन है। इट इज अ
पॉजिटिव आयन, तो वो कैटायन है। इसलिए इसमें क्या होता है, जब अगर हम इसमें से हार्ड वाटर पास करेंगे तो सोडियम निकल जाएगा और जो हार्ड सब्सटेंस होंगे जैसे मैग्नीशियम सॉल्ट है तो मैग्नीशियम इसमें अटैच हो जाएगा, तो जितने भी कैटायंस रहेंगे वो सोडियम को रिप्लेस कर देंगे बच्चों और सोडियम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसलिए जियोलाइट को कैटायन एक्सचेंजर एज अ यूज किया जाता है। जैसे आपने एक्वागार्ड देखा होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, सिर्फ पानी ऊपर से डालो और नीचे से पानी फिल्टर होकर आता है, तो उस टाइप के फिल्टर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज की जाती उसमें जियोलाइट कैटायन एक्सचेंज होता है बच्चों। इसमें एनायन एक्सचेंज भी लगता है, दोनों आयन यूज करने पड़ते हैं। तो जो कैटायन एक्सचेंज होता है वो जियोलाइट करता है और जो दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज वो दूसरी रेजिन्स, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स आती है वो रेजिन्स करती है। तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर सिर्फ जियोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जियोलाइट की बात आपको समझ में आ गई, जो पॉइंट्स बताया आपको ध्यान में रखने हैं, टू द पॉइंट्स बताए, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन कि इन जियोलाइट कैटलिस्ट को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो बच्चों इसको हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कैटायन एक्सचेंज करने के लिए जो भी हार्ड वाटर होता है उसमें से सोडियम रिमूव हो जाएगा। अरे चलो मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं कि NaX NaLO2 एल्यूमिना सिलिकेट Z वाटर। तो इस तरीके से फॉर्मूला भी आप समझ ही चुके हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, हम इसे यूज करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। बच्चों पेट्रोलियम इंडस्ट्री मतलब जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें ऊपर के प्रोडक्ट मतलब LPG चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें डीजल चाहिए। लेकिन जो नीचे का प्रोडक्ट होता है हैवी ऑयल, जिसे हम कहते हैं हैवी ऑयल या फिर हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन, जो बड़ी चेन होती है वो हमारी काम की नहीं, क्योंकि जो डीजल होता है, पेट्रोल होता है वो C5 C4 ही होता है, तो उससे ब्रेक करना पड़ेगा। उससे ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं ZSM5। ये ZSM5 एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। आपको बहुत बार ZSM5 पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ZSM5 ही यूज होता है। अब तक का सबसे बेस्ट जियोलाइट है। इससे हमें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन हम एज अ पेट्रोल, एज अ डीजल, एज अ केरोसिन हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को हमें गैसोलीन में कन्वर्ट करना है तो भी हम जियोलाइट कैटलिस्ट यूज करते हैं बच्चों। इस टाइप की जियोलाइट बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। मैंने भी खुद इस टाइप की जियोलाइट यूज करके अलग अलग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए हैं। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम प्लास्टिक से पेट्रोल में कन्वर्शन कर सकते हैं बाय जियोलाइट यूज। जियोलाइट को हम यूज करके प्लास्टिक से पेट्रोल कन्वर्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझा होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए इसको मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ये हुआ हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद का मेरा लास्ट टॉपिक है कैटलिसिस का, सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लास्ट टॉपिक एंजाइम। तो बच्चों जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम फटाक से लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं। तो बच्चों हमने हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, जियोलाइट कैटलिस्ट। वो एक बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोजेनियस कैटलिसिस का, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज यूज होती है, बिना पेट्रोल के हम कैसे जिएंगे। तो इसलिए जियोलाइट हमारे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके टेक्स्ट में और नोट्स में और भी डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए कैटलिस्ट के, तो वो जो एग्जांपल दिए हैं इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के वो आप नोट कर लेंगे बच्चों और उनको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। उसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। तो अब हम चलते हैं, हेट्रोजेनियस हो गया तो होमोजेनियस का एक सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज एंजाइम कैटलिस्ट। मैंने आपसे कहा था होमोजेनियस कैटलिस्ट पढ़ाते वक्त कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम बच्चों कैसा होता है, हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो वो डाइजेस्ट अपने आप नहीं होता। हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स है, उसी की वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके पीछे एंजाइम का हाथ होता है। और बच्चों ये जो एंजाइम है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में और ये एंजाइम भी लिक्विड फॉर्म में, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए इसे हम होमोजेनियस कैटलिसिस का एग्जांपल कहते हैं।
याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ये कौन सा कैटलिसिस है, हेटेरोजेनस या फिर होमोजेनस, तो एंजाइम कैटलिसिस इज मोस्टली अ होमोजेनस कैटलिसिस। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, ये अब लिविंग थिंग में मिलता है तो ये एक बायोमोलिक्यूल है, इट इज अ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि लिविंग थिंग्स में मिलता है एक बड़ा मॉलिक्यूल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। याद रखना कि किससे बना होगा, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बच्चों, लिविंग थिंग से मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहने वाला है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है मोस्टली। वो देखो बच्चों, क्या बात कहा मैंने, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही बनता है बच्चों। आज तक हम इसे बना नहीं पाए, मतलब लैब में इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो लैब में हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से हम वो एंजाइम डिराइव करते हैं। तो ऐसे एंजाइम हम नहीं बना पाए, लैब में ये एंजाइम नहीं बनते, लिविंग थिंग्स में ही ये एंजाइम बनते हैं बच्चों, याद रखना। उसके बाद देखो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूल, जो बहुत बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। देखो मैंने पहले कहा कि ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट प्रोटीन भी तो नाइट्रोजन से बनता है बच्चों। तो प्रोटीनस कंपाउंड, एक्चुअली प्रोटीन इज मेड अप फ्रॉम अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बनते हैं नाइट्रोजन से। याद रखना, ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स ही होंगे, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड बनते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड से, तो ये पूरी चेन चलेगी। उसके बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ये फॉर्म करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चों। अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर्म करते ये तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाते, तो इनके सरफेस नहीं बन पाते, और सरफेस नहीं बन पाते तो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती या रिएक्शन नहीं हो पाती। ये एंजाइम्स कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसमें, और सरफेस एरिया होता है। जितना ज़्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, हमने पढ़ा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उस वजह से ये एंजाइम एक अच्छी कैटलिस्ट परफॉर्म होते हैं, एंड दिस कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं ये बायोकैटलिस्ट रिएक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। बट आज की डेट में मतलब ऐसा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनमें जितनी रिएक्शंस हो रही है, उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम यूज़ किया जाता है बच्चों। लेकिन याद रखना, आज हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम कुछ नॉर्मल रिएक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं। एंजाइम एज अ दवाई भी यूज़ की जाती है, एंजाइम के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। तो एक एग्जाम्पल, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैंने एक इंपॉर्टेंट या बोलो फेमस एग्जांपल कि सुक्रोज को अगर हम यीस्ट को दे दे खाने के लिए, तो यीस्ट क्या करता है, इस सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए वो एंजाइम यूज करता है इन्वर्टेज। याद रखना, इन्वर्टेज एंजाइम से यीस्ट सुक्रोज एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बिग मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल को वो छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक आइसोमर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। नीट के बच्चे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो नीट के बच्चों से आप डिस्कस कर लेंगे, बट जितने पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतने पॉइंट कवर हो गए। एंजाइम मतलब समझ में आया, इट इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट, और बाकी के तो बेसिक ही पॉइंट थे। प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं कैटलिस्ट इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट क्यों कहा, कि एक मॉलिक्यूल, कैटलिस्ट का एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन रिएक्टेंट्स को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता है। सोचो उसकी स्पीड, कि अगर हमने नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को यूज़ किया तो हमारी दुनिया में जितनी भी नॉर्मल रिएक्शंस होती है वो डबल से नहीं 100 टाइम्स स्पीड से फास्टर हो जाएगी, और हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 100 टाइम्स स्पीड में प्रोडक्ट बनेंगे, और हमारी दुनिया पूरी बदल जाएगी। तो आज की डेट में ऐसा भी रिसर्च चल रहा है जिसमें हम एंजाइम यूज़ करके नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, एंजाइम में एक गड़बड़ है कि हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए होता है, एक एंजाइम दूसरे रिएक्शन के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, आपने पहले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ एंजाइम, बट वो हार्मोन हमारे जीन पर अटैक करते हैं और जीन की रिएक्शन करवाते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि हमारी किसी पर्सन की जीन्स पे इफेक्ट करते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक करते हैं। तो हर एक
एंजाइम का काम फिक्स होता है। जैसे आप हार्मोन का पढ़ते हो, हर एक हार्मोन पर्टिकुलर वही काम करता है, वैसे ही एंजाइम भी फिक्स वही काम करता है। तो ओनली फॉर वन रिएक्शन। अब देखो सबसे मजे की बात, हम अगर एंजाइम यूज़ करें तो एंजाइम यूज़ अगर हम करते हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 टू 310 केल्विन होता है। 298 का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर चलो अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री तक के हम इसमें काम करते हैं। तो देखो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ये तो रूम टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करनी है और मुझे एंजाइम यूज़ करना है तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन फास्ट काम करती है। अब देखो जब हम जनरल नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखते हैं। तो बच्चों अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन करता हूँ तो मुझे उसमें हीटिंग करना पड़ेगा, हीटिंग के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी या कोई और सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ तो रिएक्शन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, मुझे कोई हीटिंग वीटिंग करने की झंझट ही खत्म हो जाती है। इतने ईजी तरीके से मैं एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ करके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ। दूसरा कंडीशन कि पीएच देखो बच्चों कि 5 to 7 है, 5 to 7 मैक्सिमम 7 होता है बच्चों। 7 ज़्यादातर ये न्यूट्रल पीएच में ये काम करता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 7.2 है तो लगभग बेसिक न्यूट्रल टू बेसिक मतलब 7 to 7.2 बीएच में काम करता है। मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन करता हूँ तो न्यूट्रल में ही काम कर लेगा, उसमें मुझे एसिड नहीं बनाना पड़ेगा, बेस नहीं डालना पड़ेगा। मतलब हम जब कभी कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर हमें एसिड ऐड करना पड़ता है बिकॉज कुछ केमिकल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही काम करती है, कुछ केमिकल रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही काम करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये न्यूट्रल मीडियम में काम करती है। इसका मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा का एसिड या बेस है वो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा और ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब लास्ट और इसको मैं कहूँगा कि बेसिक पॉइंट है, जैसे मैंने कहा था कि अगर हमें कैटलिस्ट को इंक्रीज करना है, कैटलिस्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रमोटर यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे जो एंजाइम कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ को फैक्टर होते हैं, कुछ को एंजाइम होते हैं, मतलब एंजाइम के को एंजाइम होते हैं। तो वैसे ही उसमें एग्जाम्पल है सोडियम आयंस, मैग्नीज आयंस, कोबाल्ट आयन, कॉपर आयन। तो इनके प्रेजेंस से एंजाइम थोड़ा फास्टर काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है बच्चों कि एंजाइम कैटलिस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, तो ये बिल्कुल जो हमने एड्जॉर्प्शन थ्योरी का बात की वैसे ही काम करता है, बस उस थ्योरी को हम लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं, उससे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट उससे पहले इसको आप नोट करेंगे एंड नोट करने के पहले बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर क्लिक कीजिए, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट करो और मैं फिर एंजाइम का मैकेनिज्म बताता हूँ। तो बच्चों अब हमें एंजाइम कैटलिस्ट तो समझ ही गया है, एंजाइम कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस भी समझ गया कि एंजाइम कैटलिस्ट हमारे लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये एंजाइम कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं बच्चों। तो ये काम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं की लॉक थ्योरी। जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे ही हर एक केमिकल रिएक्शन की एक ही एंजाइम काम करता है। कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करने वाला है। देखो बच्चों यहाँ पर हमें एड्जॉर्प्शन भी यूज होता है और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वहां पर एड्जॉर्प्शन थ्योरी लगती है, और इंटरमीडिएट जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है वो होमोजेनस कैटलिस्ट में लगती है। तो मैंने कहा एंजाइम इज अ होमोजेनस कैटलिस्ट, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी लगने वाली है। इसका मतलब देखो बच्चों एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, एंजाइम रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होकर एंजाइम वापस मिल जाता है और प्रोडक्ट डिवाइड हो जाता है। देखो E+S ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है, मतलब एंजाइम पर सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद रिवर्स भी हो सकता है, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट वापस भी मिल सकता है। लेकिन मोस्टली आगे की स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देते हैं और प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम वापस यही प्रोसेस रिपीट करता है। देखो बच्चों की लॉक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इसका डायग्राम कैसे होगा कि ये जो एंजाइम है दिस वन इज एंजाइम और ये सबस्ट्रेट। देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो एंजाइम के ऊपर देखो किस तरीके से डिजाइन होती है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। याद रखना एंजाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर शेप होता है और मतलब देखो एंजाइम के ऊपर क्या कहा मैंने, एक शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है।
और सबस्ट्रेट के ऊपर कैविटीज होती है। कैविटीज मतलब, अब टीवी में आप कोलगेट का ऐड देखते हो बच्चों, कैविटीज मतलब दरारें, गैप्स होती है। तो देखो सबस्ट्रेट में गैप है तो इसमें लॉक है, तो इस तरीके के एंजाइम आएगा, इसमें कैविटीज है, ये एंजाइम आके इसके अंदर अटैच हो जाएगा और ऐसे लॉक हो जाएगा। देखो ये एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर आकर इस तरीके से लॉक हो गया, ऐसे लॉक हो गए और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इस एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनने के बाद ये प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा और एंजाइम हमारा अकेला बन जाएगा। वापस ये रिएक्शन रिपीट करते जाएगा। इसका मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है बच्चों। कैटलिस्ट स्टार्ट में था और एंड में था, रिएक्शन में परफॉर्म हुआ, मैकेनिज्म में काम आया, लेकिन जैसा था वैसा वापस मिल गया। इसलिए हम एंजाइम को कैटलिस्ट कह रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है की एंड लॉक थ्योरी। तो इसमें यही होता है कि जो जितने भी एंजाइम होंगे उसमें क्या होंगे, एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर मतलब इसमें एक्स्ट्रा की इस तरीके से मतलब उसमें एक डिजाइन होगी, डेफिनेट शेप होगा, उसका एक शेप होगा जो कि इसकी, और जो भी शेप हो, जैसे एक एंजाइम है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कैविटी होगी वो सिर्फ उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में होगी जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ वो एंजाइम अटैच होने वाला है। इस वजह से ये जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो हमेशा फिक्स होती है। ये एंजाइम किसी और रिएक्शन में काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो दूसरी कैविटीज में जा ही नहीं पाएगी। जैसे अगर कैविटीज अलग है तो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी और दूसरी रिएक्शन में ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी, या फिर ये एंजाइम दूसरे रिएक्शन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एंजाइम कैटलिस्ट आर वेरी वेरी हाईली स्पेसिफिक। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एंजाइम कैटलिस्ट भी खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा कैटलिस्ट टॉपिक खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक खत्म हुआ। और खत्म तो हो गया बट इस वीडियो को जाने से पहले आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करेंगे। बच्चों मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करना है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस पूरे पॉइंट को अच्छे से नोट करो, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करो बच्चों। कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।